नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। नगर निकाय चुनाव न होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा 4 महीने में प्रक्रिया करे पूरी। झारखंड हाईकोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को 4 महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। यह निर्देश निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के तहत राज्य की मुख्य सचिव कोर्ट में पेश हुई। हालांकि जस्टिस आनंदा सेन की अध्यक्षता वाली बेंच ने उन्हें अगली सुनवाई में पेश होने से छूट दे दी है। बता दें कि सरकार ने सोमवार को हुई सुनवाई में दलील दी थी कि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव कराने की अनुमति दी है। ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाकर चुनाव को टाला नहीं जा सकता। रोशनी खलखो ने राज्य में नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि पूर्व आदेश के बावजूद चुनाव नहीं कराना अदालत के आदेश की अवहेलना है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को तय समय सीमा में चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक प्रक्रिया को किसी भी कारण से बाधित नहीं किया जा सकता। जेएसएससी सीजीएल मामले में सीआईडी की प्रारंभिक जांच में नहीं मिले पेपर लीक के साक्ष्य, डीजीपी ने की केस की समीक्षा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित तौर पर हुए गड़बड़ी की जांच सीआईडी की एसआईटी टीम कर रही है। हालांकि अब तक इस मामले में सीआईडी को पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिलहाल सीआईडी की एसआईटी टीम 2 अलग-अलग एफआईआर की जांच कर रही है। जानकारी हो कि इस मामले में जेएसएससी की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच के दौरान सीआईडी ने आम लोगों और परीक्षार्थियों से साक्ष्य की मांग की थी। इसके बाद सीआईडी को लगभग 4 दर्जन शिकायतें मिली, लेकिन जब सीआईडी द्वारा इन प्रारंभिक साक्ष्यों की समीक्षा की गई तो पेपर लीक को लेकर पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाए। जानकारी हो कि इस परीक्षा की जांच की मॉनिटरिंग सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल कर रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी इस केस की समीक्षा की है। फिलहाल केस के अनुसंधान पदाधिकारी को कई अन्य बिंदुओं पर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि 18 दिसंबर को रातू थाना में राकेश कुमार नाम के परीक्षार्थी के बयान पर दर्ज केस को सीआईडी ने टेकओवर किया था। इस केस में कथित पेपर लीक मामले में जेएसएससी के अधिकारियों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और पेपर लीक में शामिल कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके बाद सीआईडी ने जनवरी में इसी मामले से संबंधित एक अन्य केस को टेक ओवर किया। मनिया सम्मान योजना का पोर्टल खुलेगा, बीडीओ सीओ को मिलेगा लॉगिन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनिया सम्मान योजना में सामने आई गड़बड़ी के बाद वो महिलाएं परेशान हैं, जिन्होंने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे आवेदन कहां करें। सरकार ने प्रज्ञा केंद्रों के साथ करार को रद्द कर दिया, इसलिए प्रज्ञा केंद्र से अब मनिया सम्मान योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। गड़बड़ी सामने आने के बाद मनिया सम्मान योजना के लिए अलग पोर्टल लॉन्च किया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की नई गाइडलाइन के अनुसार सीओबीडीओ को लॉगिन दिया जाएगा। जब तक अधिकारियों को लॉगिन आईडी नहीं दिया जा रहा, तब तक पुराने पोर्टल पर ही काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। मनिया सम्मान योजना के पुराने पोर्टल को भी खोलने की तैयारी चल रही है, ताकि पुराने लाभुकों के आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारा जा सके, नए सिरे से महिलाएं आवेदन भी कर सकें। दरअसल बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मनिया सम्मान योजना के तहत अपना पंजीकरण करा लिया है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। इनके आवेदन में कुछ सामान्य त्रुटियां रह गई होंगी, जिसकी वजह से पैसे उनको नहीं मिल पा रहे हैं।
सरकार चाहती है कि सभी लाभुकों को इस योजना का लाभ मिले, इसलिए पोर्टल को एक बार फिर से खोलने की तैयारी है। इस बीच मनीया सम्मान योजना में गड़बड़ी के बाद आवेदन की जांच रिपोर्ट समाज कल्याण निदेशालय ने सभी जिलों से मांगी है। किसी भी जिले ने अब तक निदेशालय को जांच रिपोर्ट नहीं दी है। समाज कल्याण निदेशालय ने जिलों से कहा था कि मनीया सम्मान योजना के अपात्र लाभुकों को चिह्नित करें और उसकी रिपोर्ट भेजें। जिलों ने अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं दी है। उधर तैयारी है कि गड़बड़ी के सभी बिंदुओं की जांच और उस पर मंथन करने के बाद मनीया सम्मान योजना के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाए। प्रज्ञा केंद्र से करार खत्म करने के बाद झारनेट पर झारखंड सरकार ने मनीया सम्मान योजना का अपना पोर्टल 11 जनवरी 2025 को लॉन्च कर दिया है। पोर्टल सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने लॉन्च किया है। हालांकि बीडीओ और सीओ को अब तक लॉगिन नहीं दिया गया है। महाकुंभ के लिए रांची से शुरू हुई बस सेवा, टैक्सी भी मिलेगी। इन स्थानों के कराएगी दर्शन। रांची से प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने वालों के लिए सुखद खबर है। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने पर श्रद्धालु बस से भी सफर तय कर सकेंगे। सड़क मार्ग का यह सफर करीब 12 घंटे का होगा। रांची के खादगढ़ा स्टैंड से एक बस शुरू हो चुकी है और दूसरी चालू करने की तैयारी है। यह बस रात करीब 9:30 बजे रवाना होकर प्रयागराज अगले दिन सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी। कई तीर्थयात्री प्रयागराज जाने के लिए वाराणसी की बस से भी यात्रा कर रहे हैं। इसी भीड़ के देखते हुए संचालकों ने प्रयागराज के लिए बस चलाई है। बताया गया कि जल्द ही अन्य बस संचालक भी प्रयागराज का सफर बस से कराएगा। बस में तकनीकी खराबी के चलते यह सेवा अभी शुरू नहीं हुई है। बस स्टैंड संचालक राजू खान ने बताया कि 2 बसों के खुलने से श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर दिन यात्री प्रयागराज के लिए बस सेवा के बारे में पूछने आते हैं। बस संचालन होने से अब उन्हें राहत मिलेगी। टैक्सियां भी कराई जा रही हैं। बुक महाकुंभ में जाने के लिए टैक्सी समेत अन्य ट्रेवल्स एजेंसियां भी टूर पैकेज उपलब्ध करा रही हैं। झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंसियां प्रयागराज के लिए 40 टैक्सियां चलाने को तैयार है। यह व्यक्तिगत सफर से लेकर टूर पैकेज के लिए भी यह उपलब्ध कराई जा रही हैं। 5 रात और 4 दिन का टूर पैकेज सुहाना ट्रैवल्स के अमरदीप सहाय ने बताया कि प्रयागराज जाने वालों के लिए 4 सीटर से लेकर 26 सीटर तक टेम्पो ट्रैवलर उपलब्ध हैं। 5 रात और 4 दिन के टूर के लिए अलग अलग प्रकार के पैकेज हैं। इसमें प्रयागराज, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि के दर्शन कराए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनियों का फर्जी अधिकारी बनकर करता था ठगी, पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर अपराधी। पुलिस ने एक ऐसे साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो गूगल पे, फोन पे समेत अन्य कंपनियों का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करता था। सबसे पहले वह लोगों के व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजता था। जैसे ही लोग लिंक खोलते थे, वह उनके खातों में सेंध लगा देता था। गिरफ्तार साइबर अपराधी का नाम कैलाश दास है। उसे तेतुलमारी थाना क्षेत्र के तिलाटांड से गिरफ्तार किया गया। उसे तिलाटांड निवासी शिवन दास नामक व्यक्ति के घर से गिरफ्तार किया गया। कैलाश दास देवघर का रहने वाला है। साइबर पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप की मदद से आधार पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी खुद को जियो प्राइवेट लिमिटेड, गूगल पे, फोन पे समेत कई अन्य कंपनियों का अधिकारी बताता था। वह लोगों को व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजता था। लिंक खोलते ही लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाने में वह माहिर है। मेला से आइसक्रीम बेचकर जा रहे थे घर, अज्ञात वाहन ने उड़ाया, 3 की मौत। गिरिडीह जिले में दर्दनाक घटना घटी है। यहां अज्ञात वाहन ने एक वैन को धक्का मारा है। इस घटना में वैन में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले तीनों लोग आइसक्रीम बेचने वाले थे। घटना गिरिडीह डुमरी पथ पर चैनपुर में घटी है। हादसे में मारे गए लोगों में निमियाघाट थाना इलाके के लक्ष्मण टुंडा निवासी 53 वर्षीय देवचंद साव,
केंदुआड़ी निवासी थानु कुमार तथा रंगामाटी निवासी 38 वर्षीय घनश्याम साव शामिल हैं। तीनों शव का पोस्टमार्टम गुरुवार की दोपहर में कराया गया। घटना को लेकर मधुबन थाना के चौकीदार इंद्रदेव महतो ने बताया कि बुधवार को मधुबन में मेला लगा था। इसी मेला में आइसक्रीम बेचने तीनों आए थे। आइसक्रीम बेचने के बाद तीनों एक वैन में सवार होकर घर जा रहे थे। गुरुवार की रात 1 बजे अज्ञात वाहन ने आइसक्रीम बेचने वालों के वैन को धक्का मार दिया। दुर्घटना में वैन के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी पर मधुबन थाना पुलिस पहुंची। तीनों शव को थाना लाया गया, फिर मृतकों की पहचान की गई। पहचान होने के बाद तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां तीनों का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया। इधर घटना के बाद से परिजनों का रोकर बुरा हाल बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से इस मामले में धक्का मारने वाले वाहन और उसके चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पाकुड़ में सांसद विजय हांसदा ने दिया बयान। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर कही ये बात। झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्द होगा, इसके लिए राज्य सरकार रूपरेखा तैयार कर रही है। उक्त बातें पाकुड़ परिसदन में राजमहल सांसद विजय हांसदा ने कही। मीडिया से बातचीत में सांसद ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में कई कारणों से विलंब जरूर हुआ है, लेकिन सरकार के संज्ञान में है। पाकुड़ में बिना टेंडर योजनाओं के कार्यों के निष्पादन कराने की चर्चा पर पूछे गए सवाल में सांसद ने कहा कि इसकी जानकारी मिली है। बिना टेंडर वर्क की सूची हमें उपलब्ध कराएं। मामले में अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी और जिले में ऐसा नहीं हो इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा। वहीं लिट्टीपाड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम अधूरा रहने के मामले में सांसद ने कहा कि दिशा की बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि जल्द कार्य को पूरा कर ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराएं। सांसद ने कहा कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना में कार्य कर रहे लापरवाह संवेदक को हटाया गया है और इसका फिर से टेंडर निकाला जाएगा और कार्य तेज गति से कराया जाएगा। चौकीदार भर्ती परीक्षा में दिव्यांग को भी दौड़ा दिए गए 1600 मीटर। अभ्यर्थियों ने कहा खुद पर तरस आ रहा। चौकीदार भर्ती परीक्षा में अभी तक सफल हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी दौड़ना पड़ रहा है। विभाग की नियमावली को लेकर प्रश्न उठ रहा है। सवाल यह है कि पैर से दिव्यांग व्यक्ति को 6 मिनट में 1600 मीटर कैसे दौड़ाया जा सकता है। 15 जनवरी को गिरिडीह स्टेडियम में हुई इस परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थी जिलाधिकारी के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे बगोदर के अभ्यर्थी राहुल कुमार सिंह और आनंद कुमार सिंह ने बताया कि चौकीदार भर्ती के विज्ञापन में 16 सीट दिव्यांग के लिए आरक्षित है, इसलिए फॉर्म भरा था। 18 अगस्त 2024 को परीक्षा हुई। गिरिडीह जिला के कई दिव्यांग ने परीक्षा दी। इनमें जितने अभ्यर्थी सफल हुए उन्हें दौड़ने को कहा गया। 5 और 6 दिसंबर 2024 को सभी सफल अभ्यर्थी को दौड़ के लिए स्टेडियम बुलाया गया। उस दिन वेरिफिकेशन के बाद सभी को वापस भेज दिया गया। 15 जनवरी को फिर से बुलाया गया। राहुल और आनंद ने बताया कि 15 जनवरी को 35 से 36 सफल अभ्यर्थी दौड़ स्थल पर पहुंचे। यहां पहुंचते ही पहले हाइट नापी गई। कम हाइट के कारण कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद हाइट में पास अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगाने को कहा। यह सुनकर सभी सन्न रह गए। अभ्यर्थी दौड़े भी, लेकिन 6 मिनट में कुछ 100 मीटर ही दौड़ सके। राहुल ने कहा कि 10 से 12 अभ्यर्थी पहले ही हाइट में छंट गए थे। बाकी बचे अभ्यर्थी को जब दौड़ने को कहा गया तो उस वक्त हमें एहसास हो गया कि दिव्यांग होना कितना बड़ा अपराध है। आज हमें खुद पर तरस आने लगा। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। झारखंड पुलिस के 300 दरोगा का इंस्पेक्टर रैंक में होगा प्रमोशन। 8 सप्ताह लेंगे ट्रेनिंग। झारखंड पुलिस के 300 दरोगा स्तर के पदाधिकारियों को जल्द ही इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति दी जाएगी।
लेकिन प्रोन्नति से पहले उन्हें 8 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होगा। झारखंड मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सभी जिलों और इकाइयों के दरोगाओं को 19 जनवरी को झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में रिपोर्ट करना होगा। वहां वे इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति के लिए जरूरी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सूची में शामिल उन दरोगाओं को जिनका स्थानांतरण हो चुका है, अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण निदेशालय को सूचना देकर प्रशिक्षण में शामिल होना सुनिश्चित करना होगा। सभी जिलों के एसपी, इकाई प्रमुख और प्राचार्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षण में शामिल होने वाले दरोगा समय पर अकादमी में रिपोर्ट करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम बिना किसी बाधा के पूरा हो। पीएलएफआई का एरिया कमांडर लोहरदगा से गिरफ्तार, भाभी बोली सरेंडर करने वाला था कृष्णा यादव। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची और लोहरदगा जिले के क्रशर मालिकों से लेवी वसूलने वाला पीएलएफआई के एरिया कमांडर कृष्णा यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। इस इनामी पीएलएफआई उग्रवादी को रांची पुलिस की टीम ने लोहरदगा जिले के कुड़ू स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। कृष्णा यादव को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह अपने घर पर मां और बच्चों से मिलने आया था। कृष्णा को सुल्तान उर्फ तूफान के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा यादव की भाभी ने दावा किया है कि उसका देवर बुधवार को लोहरदगा कोर्ट में सरेंडर करने वाला था। सरेंडर करने के लिए ही उसे बुलाया गया था, लेकिन मंगलवार की रात को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस ने कृष्णा यादव की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। कृष्णा यादव के अपने घर कुड़ू आने की सूचना रांची पुलिस की तकनीकी शाखा की टीम को मिल गई थी। टीम ने कृष्णा यादव और उसकी पत्नी के मोबाइल को ट्रेस करते हुए इसका पता लगाया। फिर मंगलवार की देर रात रांची पुलिस की टीम उसके घर पहुंची। इस टीम में खलारी डीएसपी भी शामिल थे। उन्हीं के नेतृत्व में कुड़ू में कृष्णा यादव के घर छापेमारी की गई। छापेमारी में कृष्णा यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के खरखरी जंगल में हिंसक झड़प का मुख्य आरोपी कारू यादव बिहार से अरेस्ट। पिस्टल और बम बरामद। अब तक 15 गिरफ्तार। धनबाद मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी जंगल में निजी कंपनी हिलटॉप की चहारदीवारी निर्माण के दौरान हुए खूनी संघर्ष के मुख्य आरोपी कारू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के जमुई स्थित एक रिश्तेदार के घर से कारू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसे लेकर धनबाद पहुंच चुकी है। थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। खरखरी जंगल में निजी कंपनी हिलटॉप की चहारदीवारी निर्माण के दौरान 9 जनवरी को सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और कारू यादव के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। उनका इलाज दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में चल रहा है। केंद्र पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाए मुद्दे पर भाजपा सांसद की झारखंड सरकार को चुनौती। झामुमो कांग्रेस ने किया पलटवार। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं चुकाने का आरोप लगाती रही है। जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि झारखंड के बकाये की मांग पर बीजेपी सांसद सदन में चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में अब राज्यसभा सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस मुद्दे पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेताओं को खुली चुनौती दी है। दीपक प्रकाश ने कहा कि मैं भी सांसद हूं, आकर मुझे कोई भी बकाया राशि का हिसाब किताब दिखाएं, जनता के बीच भ्रम न फैलाएं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस 30,000 करोड़ की राशि पर ब्याज जोड़ते जोड़ते 1,36,000 करोड़ दिखाया जा रहा है, वह 30,000 करोड़ किसके कार्यकाल में बकाया था? इसका जवाब झामुमो और कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी शिबू सोरेन से पूछना चाहिए।
दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री को सिर्फ राजनीति के लिए बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की चुनौती पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मनोज पांडे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का स्वभाव झूठ बोलने का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही कई बार पत्राचार के माध्यम से केंद्र सरकार और विभाग को सारी जानकारी दी जा चुकी है। सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को वित्त मंत्रालय और कोयला मंत्रालय से बकाये का सारा ब्यौरा मंगाना चाहिए। झामुमो नेता ने कहा कि अपने पूंजीपति मित्रों के बकाये 49,000 करोड़ को 450 करोड़ में एडजस्ट करने वाली पार्टी के नेता को झारखंड का पैसा देने में परेशानी हो रही है। सारे दस्तावेज होने के बावजूद भाजपा सांसद गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पांडे गिरोह गैंगवार के निशी और निशांत भेजे गए जेल। पुलिस को बताया विकास तिवारी पूरे गैंग का करता है संचालन। पलामू जिले में पांडे गिरोह गैंगवार के मामले में रिमांड पर लिए गए निशी पांडे और निशांत सिंह को जेल भेज दिया गया है। दोनों से एसआईटी ने 5 दिनों तक पूछताछ की है। वहीं एटीएस ने भी मामले में जानकारी ली थी। पूछताछ के बाद दोनों को पलामू सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। 5 जनवरी को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में फिल्मी स्टाइल में गैंगस्टर भरत पांडे और दीपक साव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरे मामले में पलामू पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और 11 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। एसआईटी ने रामगढ़ से निशी पांडे एवं निशांत सिंह को गिरफ्तार किया था। भरत और दीपक पांडे गिरोह के सदस्य थे। बाद में दोनों ने कोयलांचल में अलग गिरोह तैयार कर लिया था और अन्य गिरोह के साथ वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई थी। 31 दिसंबर की रात दोनों पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा में एक रिश्तेदार के घर में रुके हुए थे। रिश्तेदार के घर में ही दोनों की फिल्मी स्टाइल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भरत के पिता ने पूरे मामले में निशी पांडे, निशांत सिंह समेत 11 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। झारखंड में 20 दिन के बजट सत्र में 9 दिन छुट्टी। जाने किस दिन पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय हो गई है। इस बार बजट सत्र 20 दिन का होगा। इस 20 दिन में 9 दिन अवकाश यानी छुट्टी रहेगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। पहले दिन 24 फरवरी 2025 को नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल के अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। 3 मार्च 2025 को सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। इससे पहले 27 फरवरी को पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा अनुपूरक बजट सरकार सदन में लाएगी। बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देश की दिवंगत विभूतियों को इस दिन याद किया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। अगले दिन 25 फरवरी को पूरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष के सदस्य चर्चा करेंगे। अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के लिए भी एक दिन रखा गया है। 3 मार्च को मुख्य बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद दूसरी पाली में 24 मार्च तक चर्चा होगी। 25 मार्च को राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।